नमस्कार मित्रांनो. आज देशातील तरुणांपुढे सर्वात मोठी समस्या कोणती हा प्रश्न जर मी तुम्हाला विचारला तर तुमचं उत्तर असेल नोकरी किंवा रोजगार. आणि नोकरी आणि रोजगार देण्याची जबाबदारी असते सरकारची. परंतु मागच्या 11 वर्षामध्ये तुम्ही जर विचार केला तर एकही नवीन सरकारी कंपनीची स्थापना सरकारने केलेली नाही किंवा ज्या खाजगी कंपन्या आहेत त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम लावून तरुणांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळण्यामध्ये अनेक अडथळे त्या ठिकाणी निर्माण झालेले आहेत. पक्की नोकरी किंवा हक्काचा रोजगार हा प्रत्येक माणसाचा जगण्याचा अधिकार आहे आणि संविधानाने तो दिलेला आहे. आणि ही जबाबदारी वेलफेअर स्टेट निर्माण करण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते. आणि त्याचमुळं 2014मध्ये ज्यावेळेस निवडणुका झाल्या त्यावेळेस ही जी पार्टी आता सत्तेमध्ये बसलेली आहे त्यांनी एक वादा केला होता की प्रत्येक वर्षी आम्ही 2 करोड रोजगार निर्माण करू, 2 करोड नोकऱ्या. रोजगार नव्हतं म्हटले त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही 2 करोड नोकऱ्या प्रत्येक वर्षी देऊ. म्हणजे 11 वर्षामध्ये 22 करोड नोकऱ्या हे देणं अपेक्षित होतं. परंतु सत्य परिस्थिती काय आहे तर सरकारी नोकऱ्या ह्या लाखोच्या संख्येमध्ये त्याची जी पदं आहेत ती भरली गेलेली नाहीत आणि लोकांना सरकारी नोकऱ्या हे एक आता स्वप्न पडल्यासारखं परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्या खाजगी कंपन्या आहेत त्याच्यामध्ये जे काही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम आहे त्याच्यामुळं कामाचे तास वाढलेत, पगार कमी झाला आहे. त्यामुळं लोकांमध्ये सुद्धा एक प्रकारे असुरक्षिततेची भावना आहे किंवा जे कायदे बदलले, जे नियम बदलले, जे पॉलिसीज बनवल्या त्याच्यामुळं काय झालं की जे लोकांना जे बेनिफिट मिळायला पाहिजेत कंपन्यामध्ये काम केल्यानंतरच्या ते मिळण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. अशा अनेक समस्या असताना वेगवेगळ्या प्रकारे फक्त योजना दाखवल्या जातात आणि दुसऱ्या बाजूने एका बाजूने सर्व जे काही सरकारी कंपन्या आहेत त्या 1-2 उद्योगपतींना देऊन टाकले जात आहेत आणि दुसऱ्या बाजूने नवीन काही सरकार निर्माण करत नाही. आणि तिसऱ्या बाजूने लोकांना सांगितलं जातं की तुम्ही आत्मनिर्भर बना. आत्मनिर्भर बना याचा अर्थ तुम्ही तुमची जबाबदारी घ्या, तुम्ही स्वरोजगार करा आणि स्वतःच्या पायावर तुम्ही स्वतः उभा राहा. त्यासाठी मग मुद्रा योजना घ्या, अजून कोणती योजना घ्या, सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी जे कर्ज असतं ते घ्या आणि तुम्ही तुमचा रोजगार करा. आणि त्याचप्रमाणे अशा ज्या वेगवेगळ्या योजना ज्या त्या ठिकाणी सरकार आणून लोकांना एक प्रकारे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की आमच्यावर तुम्ही डिपेंड राहू नका, ही आमची जबाबदारी नाही की तुम्हाला रोजगार देणं, तुम्ही स्वतःचा रोजगार स्वतः निर्माण करा. त्यामुळे काय झालं आहे की लोकांमध्ये तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे आणि मागच्या 45 वर्षामध्ये सर्वात जास्त भयानक बेरोजगारी आज आपल्या देशामध्ये आहे. आणि ह्याच्यावर प्रश्न मुद्दे हे ज्यावेळेस उपस्थित केले जातात त्यावेळेस मुद्दे ज्या गोष्टींची गरज नाही किंवा गव्हर्नन्सशी संबंधित जे मुद्दे नाहीत ते मुद्दे उचलले जातात. मग त्याच्यामध्ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान किंवा रोहिंग्या, घुसखोर अशा प्रकारचे मुद्दे आणून एक प्रकारे हा मुद्द्याला डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि सरकारला कोणी प्रश्न विचारू नयेत म्हणून हे मुद्दे मुद्दाम पुढे करून एक प्रकारे लोकांना वेगळ्या प्रकारे दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करून फक्त निवडणुका जिंकायच्या आणि सत्तेमध्ये राहायचं हा प्रकार आपल्या देशामध्ये चालू आहे. आणि म्हणून जी काही राहुल गांधींची आता यात्रा बिहारमध्ये चालू आहे त्या बिहारच्या यात्रेमध्ये एक जो अग्निवीर ज्या योजनेमध्ये 2-3-4 वर्षासाठी फक्त अग्निवीर घेतलं जातं आर्मीमध्ये आणि त्याला बाहेर नंतर काढून टाकलं जातं, कोणतेही बेनिफिट दिले जात नाहीत, त्या एक अग्निवीरांनी त्या ठिकाणी येऊन आपला जो आक्रोश आहे तो लोकांमध्ये व्यक्त केलेला आहे. त्यांनी ज्या आपल्या भावना आहेत त्या लोकांना बोलून दाखवलेले आहेत. तुम्ही हा व्हिडिओ बघा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला निश्चितपणाने आज देशातील तरुणांमध्ये कशा प्रकारचे नैराश्य आलेलं आहे, कशा प्रकारे तरुण आज जगत आहे आणि त्यांच्यापुढे कोणत्या कोणत्या गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत हे सर्व ह्याच्यामधून तुम्हाला समजून येईल की सरकार नक्की कोणासाठी काम करतंय, कशासाठी काम करतंय, का त्यांना फक्त सत्ता एके सत्ता हाच त्यांचा अजेंडा आहे हे समजत नाही आहे. आणि म्हणून हा व्हिडिओ तुम्ही बघा, त्याच्यामध्ये जो अग्निवीर आहे त्यांनी जो आक्रोश केलेला आहे आणि त्यानंतर राहुल गांधींनी जे भाषण केलेलं आहे ते तुम्ही ऐका, म्हणजे आपल्या देशात नक्की काय चाललंय हे तुम्हाला समजेल. हे भाषण ऐका. भागलपुर की जनता, आप सबको यहाँ मैं स्वागत करता हूँ. आपने एकलव्य की कहानी सुनी है? सुनिए नहीं सुनिए? सुनिए. उसका अंगूठा काट दिया था, है ना?
अग्निवीर आपने सुना है? सुना है? अच्छा, अग्निवीर आपको अच्छा लगता है? तो आज जब मैं यात्रा पे निकला, मुझे रास्ते पे अमरनाथ अग्निवीर मिले। जरा खड़े होना अमरनाथ। ये देखिए, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था, ठीक है। अब मैं, अच्छा ठहर जाओ, मगर ये मैं पहले इसकी बात बताता हूं, फिर आपके बताएंगे। तो ये अग्निवीर था। नहीं, खड़े रहो भैया। अब एक काम करो अमरनाथ, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहां कटा है, जहां चोट लगी है। हाँ, ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। भैया एक आखिरी बात ये भी बता दो, आप हो कहां के? मैं अयोध्या निवासी हूं। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्यावासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है जो हमारी बातों को सुनता है। साथियों, धन्यवाद। Other guys there? तो देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता,
पब्लिक सेक्टर का रास्ता, एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलता था। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है, मगर उसको कोई मदद नहीं की जा रही है, उसे परे करके हटाकर लात मारकर घर भेज दिया गया है। दूसरी बात, आप बिहार में, भैया बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बिहार में आप, भैया बोलने दीजिए, युवा एग्जाम लेते हो, महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो, क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो पेपर एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, उनके लिए इस देश में, इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी की, अग्निवीर लागू किया, गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अब आप देखिए, आजादी से पहले आपके पास कुछ नहीं था। जो छोटे कमजोर लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, ये थे, आपके पास कुछ नहीं था। दलितों को कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं, अनटचेबिलिटी। करोड़ों लोगों को हर रोज हिंदुस्तान में कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं। परछाई पड़ती थी, परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। जो ओबीसी कहलाते हैं, आपको दबाया जाता था। आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था, आपको मौका नहीं दिया जाता था। आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे भाई, अलंकार, संविधान दो। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया, और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह संविधान अंबेडकर जी के खून पसीने से बना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके खून से बना है, और नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है, और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए, यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने?
लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है, और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं, और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बताया। फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो, कहता है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात है। तो मैसेज एक है, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए, गया गए, और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं, और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं। हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते। सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं, और आपका वोट चोरी करते हैं। भाइयों और बहनों, आपने इस यात्रा में भाग लिया, इतनी शक्ति आपने, बिहार की युवा शक्ति आपने इस यात्रा में डाली। बारिश में, धूप में आप आए, आप हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।